तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला पॉइंट है जिसे हम सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, यानी कि इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसमें पहला पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें एक चीज लिखा हुआ, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के मुख्य 4 नियमों में विस्तार करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस हो तो उस सिंपल सेंटेंस को अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो कंपाउंड सेंटेंस के जो नियम हैं, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस के कितने नियम हैं, उनके मुख्य रूप से 4 नियम हैं। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि मुख्य 4 नियमों में विस्तार करके हम उस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए आप, पहला उदाहरण इसमें लिखा द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये पहला उदाहरण है। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट है कि ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो यह वाक्य जो है आपका, यह सिंपल सेंटेंस है जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं यस यस, यानी कि सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है। तो देखना यह है कि अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो ये सिंपल सेंटेंस जैसा कि यहाँ दिया हुआ, देखिए यहाँ पर हमने 2 चार्ट बनाया हुआ है। पहला चार्ट आपका है कि सिंपल सेंटेंस और दूसरा चार्ट है कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर ये प्रूव्ड है कि ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस है, तो देखना यह है कि ये सिंपल सेंटेंस के जो 8 नियम हैं, अब जैसा कि सिंपल सेंटेंस के 8 रूल्स होते हैं और इसके बारे में मैंने सिंथेसिस में विस्तार से बतला दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सिंथेसिस का लिंक दे दिया है। आप उसको अगर चाहें तो विस्तार से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सेंटेंस के जो 8 नियम हैं, इन 8 नियमों में से ये किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो वास्तव में अगर हम इसे देखें, द सन हैविंग सेट लिखा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो ये तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। बात ये है, जैसे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है, ये कैसे मालूम होगा, अब आप देखिए आगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दिए गए जो भी सिंपल सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, इनको सबसे पहले आप अलग अलग 2 वाक्य बना लें। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, पहला वाक्य मैंने सेपरेटेड यहाँ लिखा हुआ है कि सेपरेटेड। तो सेपरेटेड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमने 2 लाइन्स अलग अलग बना दिया। पहला लिख दिया द सन और सेट कर दिया, ये आपका पहला वाक्य हो गया, द सन सेट, ये पहला हो गया। और दूसरा जो आपका द स्टार्स केम अप इन द स्काई, जो ये बच रहा है, इसको हमने दूसरा वाक्य बना दिया, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, अब ये बना कैसे, द सन सेट आया कैसे। अगर हम दूसरे वाक्य को देखें, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तो यहाँ जो केम अप आ रहा है, यानी कि केम जो आ रहा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो निश्चित रूप से पहले वाक्य में भी जो आई हुई क्रिया होगी, वर्ब होगी, वो भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सन के बाद जो सेट लिखा, यह भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यह भी सेकंड फॉर्म है। देखिए, तो अगर हम इसको सेकंड फॉर्म मानते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है, यहां पर आप समझिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो एक चीज और है कि यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का वास्तव में थर्ड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, क्यों थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले यहाँ हैविंग आया है। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां होती है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जैसा कि सिंथेसिस मैंने इसे विस्तार से समझा दिया है। तो ये था, ये प्रूव हो जाता है, ये थर्ड फॉर्म था, लेकिन जब यहाँ लिखा गया तो इसको सेकंड फॉर्म में लिखा गया। तो अब एक लाइन हो गया द सनसेट और दूसरी लाइन आपकी बन गई द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब दोनों बैलेंस हो गया, दोनों की क्रिया पास्ट टेंस में आ गया। ये सेपरेटेड लाइन्स है। अब जब सेपरेटेड लाइन्स बन गया, तो अब हम इस सिंपल सेंटेंस को अलग अलग जब बना दिया गया, कंपाउंड सेंटेंस में जब हम इसको बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो अब हमें देखना यह है कि कंपाउंड सेंटेंस के कौन से नियम इसमें से लागू हो सकते हैं। देखिए,
थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस का टेबल भी देख लीजिए, इसमें भी विस्तार से थोड़ा हम बताना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कम्युलेटिव कंजंक्शन की बात अगर हम करें तो कम्युलेटिव कंजंक्शन में अगर आप देखिए तो इसमें आपका एंड मिलेगा, इसमें आपका बोथ एंड मिलेगा, और इसी तरह से नॉट ओनली बट आल्सो आदि हैं, और फिर एज वेल एज हैं, 4 कनेक्टिव्स इसमें आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे को देखें अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तो इसमें आपका आइदर आर आएगा, आइदर आर, और इसके बाद फिर आएगा नाइदर, नार, और फिर आएगा आर, फिर आएगा अदरवाइज, ईटीसी। कहने का मतलब ये सारे कंजंक्शन आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आएंगे। और जब एडवर्सेटिव की बात आएगी तो इसमें आएगा बट, येट, स्टिल, हाउएवर, ये सब इसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए बट आ गया, येट आ गया और स्टिल आ गया। इसी तरीके से चौथे जो कंजंक्शन इलेक्टिव कंजंक्शन है, अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपका आएगा सो आएगा, जैसे दर फोर आएंगे, जैसे मान लीजिए 10 आ जाएगा, ईटीसी। तो ये सब कंजंक्शंस जो लिखा गया, ये सारे कंजंक्शंस का डिटेल्स अध्ययन हमने सिंथेसिस में बता दिया है, और वहीं से आपको इस बात को और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, इसको विस्तार से जान करके कि किस तरीके से कौन सा कंजंक्शन इसमें लागू होगा और किस कंजंक्शन से मिलान करके हम इसको कंबाइन कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। अब एक बात और समझिए, अब हमने लिखा क्या, जब इसको कंबाइन किया द सनसेट हो गया और एंड से हमने जोड़ दिया, देखिए कंजंक्शन एंड लगा दिया गया। अब देखना ये होता है कि जो कंजंक्शन एंड यहाँ पर आ रहा है, ये किस कंजंक्शन को यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में से किस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ अगर आप पहले कंजंक्शन को देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन, तो जो एंड है ये कम्युलेटिव कंजंक्शन में आता है, तो निश्चित रूप से यह कंपाउंड सेंटेंस बना। तो अब इसको आप लिख सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस बना, यानी कि CS बना। कंपाउंड सेंटेंस बना क्योंकि इसमें एंड का प्रयोग किया गया, और एंड जो आता है वो कम्युलेटिव कंजंक्शन में आता है। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन के एंड के द्वारा हमने इस सिंपल सेंटेंस को और इसमें जोड़ दिया, और दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप ये कहिए द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और चाहे यह कहिए द सनसेट एंड द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी सूर्यास्त हुआ और आकाश में तारे छा गए। और यहाँ कहा जा रहा है सूर्य के छिप जाने के बाद और तारे आकाश में छा गए, सूरज के छिप जाने के बाद तारे आकाश में छा गए, या सूरज छिप गया और तारे आकाश में छा गए, दोनों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में मूल मतलब यही है कि पहला जो वाक्य है उस वाक्य को हम किसी दूसरे वाक्य के रूप में बदल दें, परंतु उसके अर्थ में कोई अंतर न आए, तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहला वाक्य इस प्रकार से लिखा, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसके स्वरूप में इसके फॉर्म में अंतर है। द सनसेट एंड द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसके स्वरूप और इसके फॉर्म में अंतर है, परंतु इनकी जो मीनिंग्स हैं वो समान है, सिमिलर है, यानी उनकी मीनिंग में कोई भी अंतराल नहीं है। तो इस प्रकार से इस लाइन का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया। ये आपका सिंपल सेंटेंस था और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 को आप देखिए। अब इसमें लिखा वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट गोइंग फास्ट। फिर आते हैं इसी को, अब देखते हैं कि ये जो लाइन लिखा है ये सिंपल सेंटेंस है, ये हर कीमत पर सिंपल सेंटेंस है, यानी कि जिसको आप यस और यस कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस है। अब देखना है कि अगर ये सिंपल सेंटेंस है वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट गोइंग फास्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस, इस सिंपल सेंटेंस के जो चार्ट दिए हुए हैं किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए चीज लिखा है यहाँ, अगर हम विदाउट को देखें तो ये आपका प्रीपोजिशन है, और अगर गोइंग को देखें तो ये आपका जिरेंड है, और ये आपका प्रीपोजिशन है। और इसका मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन और जिरेंड, किसी नाउन या जिरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये नियम नंबर 4 को क्वालिफाई कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि रूल नंबर 4 को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो आपका सिंपल सेंटेंस बनाने के चौथे नियम है उसको सूचित कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में अब इसको हम सेपरेटेड लाइन बनाएंगे। तो पहला तो ये वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट गोइंग फास्ट जो लिखा है, तो एक लाइन तो आपका ये बन जाएगा वी शैल मिस द ट्रेन, तो यहाँ हमने लिख दिया वी शैल मिस द ट्रेन हो जाएगा। और जहां तक बात विदाउट का है, विदाउट को अगर आप हटा दीजिए प्रीपोजिशन को तो बचेगा गोइंग फास्ट। तो गोइंग फास्ट कोई वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसको अगर हमको बनाना हो, एक वाक्य की रचना करनी हो, तो गोइंग फास्ट के बजाय गो फास्ट लिखेंगे, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपका गो हो गया और इसके बाद फास्ट हो गया। तो ये गो फास्ट एक वाक्य बन गया, और दूसरा हो गया वी शैल मिस द ट्रेन,
यानी कि जल्दी चलो, और फिर कहा जा रहा हम लोग गाड़ी छोड़ देंगे या हम लोगों से गाड़ी चूक हो जाएगी, छूट जाएगी। अर्थात इसका यह मतलब हुआ जल्दी करो अन्यथा हम लोगों से गाड़ी छूट जाएगी। तो इस तरीके से जब जोड़ेंगे तो गो फास्ट अदरवाइज लिख देंगे। अब अदरवाइज क्या है, ये कहाँ आ रहा है, देखिए आइदर आर, नीदर नार या नाइदर नार दोनों भी कह सकते हैं। और आर अदरवाइज ये किस में आता है, यह आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन में। तो यहाँ जो अदरवाइज आया ये कंपाउंड सेंटेंस के अल्टरनेटिव कंजंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो यह आंसर आया, यानी कि यह सिंपल सेंटेंस को आपने इस कंपाउंड सेंटेंस में यानी कि सीएस में चेंज कर दिया, और इन दोनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आप ये कहिए कि हम लोग बिना तेज चले गाड़ी को छोड़ देंगे, अथवा आप ये कहिए कि तेज चलो अन्यथा हम लोग गाड़ी को छोड़ देंगे, तो दोनों का अर्थ लगभग समान है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक चीज ये देखना है, अंतर क्या है। पहला जो लाइन लिखा गया है वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट गोइंग फास्ट, इस वाक्य की जो रचना हुई है, इस वाक्य का जो फॉर्म है, रूप है, स्वरूप है, वो अलग है। और जबकि इस वाक्य का देखिए गो फास्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, इसका जो स्वरूप है, रूप है, अथवा इसका जो फॉर्म है, ये अलग है। तो मूल में यही कहना ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मूल डिफिनीशन क्या है, कि किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बिना अर्थ बदले बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। अर्थात टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि बिना किसी भी वाक्य के मीनिंग को बदले, उसके अर्थ को बदले, लेकिन उसके स्वरूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये था आपका सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के दो उदाहरण। तो हमने दो उदाहरण कंपाउंड का दे दिया है, अभी दो उदाहरण मैं और आपको समझाने वाला हूं, अब आप उसके बारे में देखिए। तो अब आप देखिए उदाहरण नंबर 3 के बारे में। अब इसमें तीसरे में दिया इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ये तीसरा उदाहरण है। तो इसमें इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, यहाँ वर्किंग जो आया है ये समझ लीजिए जिरेंड है, और इससे पहले आपका प्रीपोजिशन आया है, तो ये फिर आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसी नियम से इसको फिर बनाया गया। यानी कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एनी नाउन और जिरेंड, जिरेंड से पहले प्रीपोजिशन लगा करके यह आपका सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, यानी कि यस यस बनाया गया है। जब इसको हम अलग अलग वाक्य करेंगे, सेपरेटेड करेंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा, जैसे लिखा ही वर्कड हार्ड और ही फेल्ड, कहने का मतलब यह है कि दूसरा लाइन अगर आप देखें तो यहाँ लिखा ही फेल्ड, तो आप इस दूसरे लाइन को ऐसे उतार देंगे, ही फेल्ड हो जाएगा। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है यानी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसमें भी सेकंड फॉर्म आएगा। और दूसरी बात, इसका सब्जेक्ट भी समान होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपका ही है। तो इसी तरीके से ही लिख देंगे, और जो वर्क इसकी मुख्य क्रिया है जिससे हम जिरंड बनाए हैं, इसको सेकंड फॉर्म में बदल करके तो यहाँ कर देंगे वर्कड, और इसके बाद हार्ड उतार देंगे। इन स्पाइट ऑफ जो प्रीपोजिशन था ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यह दो लाइन आपको मिल गया। अब आप देखिए ही वर्कड हार्ड और ही फेल्ड लिखा है, उसने कठोर मेहनत किया, वो असफल हो गया। इसका मतलब यह है कि उसने मेहनत किया, कठोर मेहनत किया, फिर भी असफल हो गया, किंतु वह असफल हो गया तो भी असफल हो गया। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, चाहे बट लगाइए, यट लगाइए, स्टिल लगाइए, हाउ एवर लगाइए, कोई भी इसमें से आप लगा सकते हैं। तो अभी हो जाएगा ही वर्कड हार्ड और बट, और उसके बाद ही फेल्ड, यानी कि उसने कठोर मेहनत किया लेकिन इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि सीएस बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 4। तो ये आपका तीसरा हो गया। ये देखिए बट यट स्टिल किसमें आता है, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आता है। अब चौथा पॉइंट इलेटिव के बारे में आप समझिए, इसके बारे में एक एग्जांपल है। जैसे लिखा हियरिंग द नॉइज एवरीवन केम आउट, यानी कि आवाज को सुन करके सभी लोग बाहर आ गए। तो इसका यह मतलब है इस वाक्य में जो मुख्य सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, तो इस एवरीवन को हम पहले लिख देंगे। दूसरी बात, केम आउट आपका यह पास्ट टेंस है, तो इसी आधार पर इसमें जो हियर मुख्य क्रिया आ रही इसको भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो एवरीवन हर्ड द नॉइज, यह आपका एक वाक्य हो जाएगा। और दूसरा वाक्य है, अब जहां एवरीवन था, इस एवरीवन को हमने यहाँ कर दिया, तो इस एवरीवन के स्थान पर इसका जो प्रोनाउन होगा यहाँ दे लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा कि एवरीवन हर्ड द नॉइज, और इसके बाद दे केम आउट। तो इस तरीके से लिख देंगे कि एवरीवन हर्ड द नॉइज, और
सो दे केम आउट, यानी इसको सो से जोड़ देंगे। कहने का मतलब सब लोगों ने, हर एक लोगों ने आवाज को सुना, इसलिए वे सभी लोग बाहर आ गए। तो जब यहाँ पर इसलिए आ रहा, सो आ रहा है, तो देखिए सो कंजंक्शन आपका और देयरफॉर, दस, ये सब कंजंक्शन आते हैं। चौथा पॉइंट जो आपका इलेटिव कंजंक्शन है, इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये पहला वाक्य जो था आपका जो है सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एसएस है, और दूसरा वाक्य जो आपका है ये कंपाउंड सेंटेंस है, जिसको आप सीएस कहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ये हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि ये सिंपल सेंटेंस और जो कंपाउंड सेंटेंस के रूल्स हैं इसी पर बेस्ड हैं। आपस में केवल ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे के नियमों को बदल करके ही हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।